हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इन दिस वीडियो हम लोग अपने कल के टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर फॉरवर्ड। ओके, टाइम बहुत कम है एंड वी हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वाज नॉट इशूड बाय द सातवाहन डायनेस्टी। तो आप ये बताएं कि कौन सा नहीं होगा। मैं इसमें थोड़ा सा पेंसिल ये कर देती हूँ। तो सिल्वर, कॉपर, लीड, गोल्ड, विच वन इज़ नॉट द वन? ओके, सो इट इज़ गोल्ड। देखो, सातवाहन एक्चुअली इनका जो टाइम फ्रेम था ना, ये अराउंड 3rd सेंचुरी BC से लेके आपका फर्स्ट सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी BC तक था। ओके, सी तक इनफैक्ट। एंड इसके समय में इनका जो गोल्ड का, वो लोग सिल्वर करते थे, कॉपर करते थे, लीड करते थे, बट गोल्ड नहीं करते थे। तो गोल्ड आपका गुप्ताज वगैरह में होता था, कुशनाज में काफ़ी सारा होता था, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो अगर आपको बस ये याद रखना है कि इनमें आपका गोल्ड नहीं होता था। दैट्स इट। विच स्क्रिप्ट इज़ कंसिडर्ड द मदर ऑफ द मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट एक्सेप्ट द्रविडियन स्क्रिप्ट। द्रविडियन स्क्रिप्ट के अलावा कौन सी ऐसी अलग स्क्रिप्ट है जो कि मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट की मदर के रूप में कंसिडर की जाती है? ओके, खारोष्ठी, शारदा, कुड़िल या ब्रह्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मी स्क्रिप्ट। देखिए, जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ना, ये ओल्डेस्ट डेसिफर्ड है इंडियन स्क्रिप्ट। और यहाँ पे आपका नॉर्थ इंडियन के बहुत जो एंसेस्ट्रल लैंग्वेज, अगर आप स्क्रिप्ट बोल सकते हैं तो उसको ब्रह्मी स्क्रिप्ट बोलिएगा। इनफैक्ट आपका ईस्टर्न और साउथ एशियन जो स्क्रिप्ट में भी आपका ब्रह्मी स्क्रिप्ट देखा गया है। ओके, ये मौर्यन, देखिए ये मौर्यन टाइप में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, मौर्यन पीरियड में बहुत इनका यूज़ हुआ था ब्रह्मी स्क्रिप्ट का। और साथ ही साथ हम लोग इसको कैसे समझते हैं, क्योंकि अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है ना एडिक्ट है, चाहे वो रॉक एडिक्ट हो जाए, पिलर एडिक्ट हो जाए, वो सब में हम लोग को ब्रह्मी स्क्रिप्ट का मतलब एविडेंसेस मिले हैं। ओके, और यही जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ना, इन्हीं का फिर बढ़ आगे चल के खरोष्ठी, शारदा और खारोष्ठी तो आपका क्या है, आप डिफरेंट है, या आप मुझे कमेंट में बताएं। लेकिन यही आगे बढ़ के चेंज हुआ शारदा, कुड़िल और नगरी में। ओके, और इसको आप ये बताएं कि जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, इसको डिसिफर किसने किया? ठीक है, ये वाला जो मैं नाम बोलने वाली हूँ वो आपको एग्जाम्पल्स में पिछले टेस्ट में मिले हैं, जो कि कल वीडियो अपलोड हुआ था। ओके, तो डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, बस। अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू लॉ, हु हैड द प्राइमरी राइट टू इनहेरिट स्त्रीधन। अगर किसको स्त्रीधन मिलने का है, फादर को, अनमैरिड डॉटर, हस्बैंड्स ब्रदर या मैरिड डॉटर। तो बेसिकली देखिए, स्त्रीधन क्या होता है, जो जैसे अगर एक औरत की, एक लड़की की शादी होती है, तो उसका जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो उसके पिता से उसका गिफ्ट हो, स्त्री धन मतलब लड़की का अपना प्रॉपर्टी जो है। ओके, तो वो अगर उसका उस पर राइट किसका राइट होता है उस धन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर बेटी ये मैरिड है, नहीं उनका विवाह हुआ है, तो उस बेटी का धन, उस बेटी का अधिकार होगा अपनी माँ के स्त्रीधन पर, जो कि अब बाद में चल के यही स्त्रीधन दहेज के रूप में एक क्रूर प्रथा बन गई। लेकिन स्टार्टिंग में ये एक गिफ्ट होता था जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को देते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स से कौन सा ट्रांसलेशन नहीं हुआ था? अभिज्ञान शकुंतलम, भगवत गीता, हितोपदेश, रामायण। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो आपका भगवत गीता है, इसका ट्रांसलेशन सर विलियम जोन्स ने नहीं किया था, क्योंकि देखिए अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन उन्होंने, जो स्टार्टिंग में इसको ओरिजिनली किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। और इसको सर विलियम जोन्स ने कब ट्रांसलेट किया था? तो 1789 में। ओके, जहाँ तक भगवत गीता का बात है, तो इसको ट्रांसलेट करने वाले आपके विलियम जोन्स नहीं थे, इनका ट्रांसलेशन किया था किसने? चार्ल्स विलियम ने। ओके, चार्ल्स विल्किंस ने। ओके, और तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। हु रोड द फेमस बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड व्हाट वाज हिज अप्रोच। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किसने लिखा था आपका? अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, तो आपका RG भंडारकर, रिफॉर्मिस्ट थे वो, VD सावरकर, VA स्मिथ या फिर रोमिला थापर।
तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखने वाले थे वी.ए. स्मिथ। ओके, और ये इन्होंने कब लिखा था? ये इन्होंने लिखा था 1904 में। ओके, वी.ए. स्मिथ ने लिखा था 1904 में आपका, ताकि बेसिकली इन्होंने ग्लोरीफाई किया था कि फॉरेन का कॉन्क्वेस्ट कैसा है। और इनफैक्ट वी.ए. स्मिथ का ये कहना था कि जो इंडियन कल्चर है वो उतना आपका अपग्रेडेड नहीं है, जो अंग्रेज आए उनका जो कल्चर है वो ज़्यादा ग्लोरीफाइड है, वो ज़्यादा बेहतर है, जो कि हम लोग अब भी जानते हैं कि गलत है। ओके, हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड व्हाट वाज इट्स मेजर फोकस? क्वेश्चन नंबर 81 है। B.R. अम्बेडकर आपने लिखा था आपको, K.N. नीलकंठ शास्त्री ने, रोमिला थापर ने, या फिर इरफान हबीब ने। ठीक है, और ये तो आपका किसने लिखा एंड क्या इसका फोकस था वो हमें जानना है। तो अगर हम दोनों को इस दोनों में से कुछ भी पता था तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होने वाला है K.N. नीलकंठ शास्त्री, और इन्होंने इसको लिखा था साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के लिए। देखिए, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ओके, मॉडर्न एम्पायर में साउथ इंडिया में होगा नहीं। मीडिएवल इकोनॉमी में अगर हमको पढ़ना है तो ज़्यादातर उस समय दिल्ली सल्तनत और आपका बाकी राजपूत डायनेस्टीज़ हम लोग देख रहे थे। साउथ में उस समय जो आपका जो इम्फेसिस था वो कम हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए मेजर फोकस तो ऑब्वियस सी बात है ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का क्या होगा आपका? साउथ इंडियन डायनेस्टीज़। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, हु रोट द वंडर दैट वाज इंडिया? ये क्वेश्चन बुक का नाम है आपका, देखिए बुक का नाम है और इसका फोकस क्या है। ठीक है, तो इसको किसने लिखा? A.L. बशम ने, रोमिला थापर ने, D.D. कौशाम्बी ने, या R.G. भंडारकर ने। और इसका क्या फोकस हो सकता है? एंशिएंट इंडियन कल्चर, मिडिएवल इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री, या प्रार्थना मूवमेंट? अगर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं रख पाऊंगी मैं अगर, तो मुझे ये याद है कि द वंडर दैट वाज इंडिया, इट इज़ मतलब ये थोड़ा सा सिग्निफाई कर रहा है कि कुछ जो अच्छा था इंडिया उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ के सेंस में। ठीक है, तो वो कब हम लोग तारीफ़ के सेंस में समझते हैं? एंशिएंट इंडियन कल्चर को, क्योंकि उस समय हमारा क्या था, हमारे रिलीजन बहुत हम लोग प्रॉस्पेरिटी में थे। हमारे पास आपका टेम्पल्स का आर्किटेक्चर आप देख लीजिए, चाहे वो आपका खजुराहो हो, आपका मामल्लापुरम का पूरा टेम्पल्स हो, डिसेंट ऑफ गंगाज जो है मामल्लापुरम में, जिसके हम लोग अभी जानते हैं कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वी हैव सो मेनी थिंग्स। तो अगर मुझे ये देखना हो कि अगर मुझे वंडर बोला जाए कि किस समय में ये वंडर था इंडिया, तो इट वाज ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडियन कल्चर, जब इन्वेडर्स नहीं आए थे, जब मतलब आपका ब्रिटिश नहीं आए थे, तो इन्वेजन्स कम थे उस समय एंशिएंट इंडियन कल्चर में। तो उस समय क्या होता था कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई थी। तो इसलिए A.L. बसम ने क्या लिखा था? द वंडर दैट वाज इंडिया, एंड इसका फोकस किस पे था? एंशिएंट इंडियन कल्चर पे। ठीक है, अब इन इंडियन क्वेश्चन नंबर 83, इन इंडियन आर्कोलॉजी मेगालिथ क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, क्या वो नेचुरल हिल है, क्या वो रेज्ड स्ट्रक्चर है, क्या वो एक रेज्ड अर्दन एरिया है विथ बरीड रिमेन्स, या फोर्ट है, और वो क्या मेगालिथ रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो हमें इसको पता होना चाहिए कि क्या है आपका ये मेगालिथ। कहते हैं आपका रेज्ड अर्दन एरिया जहाँ पे इंसानों को दफनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लैंड ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत जगह पे कम्युनिटी बरियल होते थे, अर्न बरियल होते थे, जहाँ पे हम लोग पॉट्स वगैरह में रखते थे, या फिर स्टोन्स चारों तरफ रख देते थे। ठीक है, और वहाँ पे बीच में लोगों को रखा जाता था, तो वो सब मेगालिथ हो गया। ठीक है, ओके, तो आपका हम लोग ये जानते हैं। और इसमें क्या यूज़ होता था मेगालिथ टाइम में? लार्ज स्टोन्स, जैसे मानिए यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टोन्स रख दिया गया है, बहुत बड़ा बड़ा स्टोन्स रख दिया गया है चारों तरफ, और बीच में ये है आपका बरियल होता है, लोगों को ये उनका देहवसान होता है, वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा स्टोन्स हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग, आपका ये जो एरिया था, इसको मेगालिथ कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84, मैच द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक कल्चर, प्री हिस्टोरिक कल्चर विद देयर रिप्रेजेंटेटिव टूल्स। लोअर पैलियोलिथिक क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक में क्या था, अपर पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोलिथ कब हो जाएगा आपका?
फ्लेक टूल्स कब होंगे, ब्लेड टूल्स क्या होंगे, हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स कब होंगे। तो अगर आप ये इसको सोचते हैं तो लोअर पैलियोलिथिक क्या है आपका, वो सबसे पहले वाला, ठीक है। तो इस समय क्या रहेगा आपके हाथ में, एक्सेस रहेंगी, क्लेवर्स रहेंगे, जो कि लार्ज आपका इस समय क्या होता है कि पत्थर जो होता है ना क्वार्ट्जाइट, उसकी आपको टूल्स बनते थे, ठीक है। तो जिसमें आ गया आपका हैंड एक्स वगैरह जो हाथ से कुल्हाड़ी वगैरह होते थे, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हो जाएगा आपका कि हम लोग थोड़ा सा बेहतर टूल्स बनाने लगे, फ्लेक टूल्स बनाने लगे, जो कि आपका बीच में जो मेन है, जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, चारों तरफ से हम लोग मार मार के उसको पतला करके थोड़ा छोटा साइज़ में भी हो गया, उस टाइप की टूल्स बनाने लगे हम लोग, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड टूल्स बनने लगे आपके, ठीक है। एंड मेजोलिथिक में आपका क्या हो गया, माइक्रोलिथ्स। इनफैक्ट ये माइक्रोलिथ्स जो होते थे ना, वो छोटे छोटे आपके क्या कहते हैं औजार होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ ज़मीन खोदनी है, या फिर आप अभी देखते होंगे प्लांटेशन में भी आप छोटे छोटे यूज़ करते हैं खुरपी वगैरह, तो उस टाइप के माइक्रोलिथ्स छोटे होते थे वो। इनफैक्ट माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब ज़मीन को पार्ट को कहते हैं। तो इसी से आपका फिर माइक्रोलिथ पे बेस्ड आपका मेजोलिथिक बना। तो अगर आप वैसे मैच करें तो डी का 1 किस में आता है, आंसर आ गया, ओके। और बाकी तो हमने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 85, द साइट ऑफ चोपानी मांडू इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ। तो ये किसके लिए एविडेंस बताता है आपका, ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर टू प्रोड्यूसर्स है, या फिर अर्लीस्ट कॉपर माइनिंग है, या अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है, या ट्रेड विथ मेसोपोटामिया है। इसमें से कौन सा सही है, तो आपका आप ये बताएं। इसमें हो जाता है ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। इसको हम लोग, और ये अब पहले ये इसको जानने से हम लोग पहले ये जानते हैं कि ये कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयागराज यूपी में है। और यहाँ पे हमें ये मिला है कि मेजोलिथिक भी मिला है और न्यूलिथिक भी मिला है। एंड तो हम लोग मेजोलिथिक में आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारा हंटर गैदरर वाला फेज चल रहा था, और न्यूलिथिक में आपका एग्रीकल्चर वाला स्टार्ट हो गया था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि चौपानी मांडू जो है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करते हो तो आपका हम लोग हंटर गैदरर वाला फेज को भी पढ़ सकते हैं और फूड प्रोड्यूसर के भी फेज को पढ़ सकते हैं, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ओके। विच स्टेटमेंट ऑन द रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका इज एक्यूरेट, ओके। ऑल पेंटिंग्स बिलोंग टू न्यूलिथिक पीरियड, पेंटिंग्स डिपिक्ट ओनली एनिमल फिगर्स, many paintings were created using mineral based colors, भीमबेटका was discovered in the 19th century। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका। अब आप ये समझिए, सबसे पहले अगर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, खैर इस भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटीज़ में इनिशियल पेजेस में है। इनफैक्ट क्लास 11 के आर्ट्स के आपका फाइन आर्ट्स के बुक में भी ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में है। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग एनसीईआरटी कभी स्किप ना करें। तो इसमें जो इसका आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, कि इसमें पैलियोलिथिक से लेके पैलियोलिथिक टू मेजोलिथिक पेंटिंग्स भी हैं, ठीक है। और इसको किसने खोजा था आपका भीमबेटका को, तो वीएस वाकंकर ने 1957 मतलब 20th सेंचुरी में इनको खूब मिला था। और जहाँ तक मिनरल भी और बोला जा रहा है कि ओनली क्या एनिमल फिगर्स ही हैं, लोगों के भी तो होंगे। तो हाँ, यहाँ पे जो है ना लोगों के एनिमल्स के दोनों के हैं हंटिंग सीन्स है कि कैसे शिकार कर रहे थे लोग, कैसे डांस कर रहे थे, चारों सब लोग ये हाथों में हाथ में लगे। उससे पता चलता है कि ग्रुप उस समय लोग सोशल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पेंटिंग्स एज वेल। तो वो चीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। तो ओनली ये गलत है, ये न्यूलिथिक वाला गलत है। एंड आपका में ऐसे भी बोल रहा है कि ऑल पेंटिंग्स बिलोंग टू न्यूलिथिक पीरियड। अगर एक भी आदमी किसी एक केव में भी अगर मेसोलिथिक में बना दिया गया होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ऐसे आपको याद रखना होगा कि कैसे हमें सही और गलत करना है, ओके। अब मेनी पेंटिंग्स वेर क्रिएटेड यूजिंग मिनरल बेस्ड कलर्स, तो ये सही है क्योंकि हमने उस समय जो था आपका मिनरल से ही कलर मिलता था। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो मुझे कहाँ से वो मिल सकता है, हेमेटाइट से, ठीक है। अगर मुझे लाइम चाहिए, लाइम से मुझे क्या मिलेगा, तो
वाइट चाहिए, जैसे चूना होता है, चूना को आप पीसिए आपको वाइट कलर मिल जाएगा चूना वाला, तो वैसा है, ठीक है। तो हो गया आपका, इसका क्या रहेगा, सी आंसर होगा। विच डिस्टिंक्टिव आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज आर लिंक टू द साइट ऑफ दैमाबाद। दैमाबाद हमने देखा था कि ये क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका क्या आपका डिस्टिंक्टिव आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी रहेगा, क्या वो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ब्रॉन्ज चैरियट विथ एनिमल्स है, पेंटेड केव शेल्टर्स है, या फोर्टिफाइड सिटाडेल है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ब्रॉन्ज चैरियट विथ एनिमल्स। इसमें देखिए क्या मिला है ना कि हमें दैमाबाद जो है वो लेट हड़प्पन पीरियड का है, ओके, आपका 1500 BC तक आपका के अराउंड में है। अब वहाँ पे क्या मिला हमें कि 4 ऐसे ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमारे, जिसमें आपका चैरियट है, एलिफेंट है, बफेलो है, राइनोसेरस है, ये सब है, ठीक है। और इसमें हम लोग को बस इतना जानना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट्स एग्जिबिट एविडेंस ऑफ पिट हाउसेस एंड कैनाइन इंटरमेंट्स, ओके, चिरान, बुरजाहोम, गुफकराल या पिकली हाल। ये किसमें से कौन सा जो न्यूलिथिक साइट है उसमें पिट हाउसेस और कैनाइन इंटरमेंटेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुरजाहोम जो है एक न्यूलिथिक साइट है, एंड इसमें आपका पिट हाउसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो कश्मीर वैली में है, ठीक है। अब यहाँ पे ठंड होती है तो पिट हाउसेस बनते हैं आपकी ज़मीनों में, वो खोद खोद के वो लोग घर बनाते थे और वहाँ पे, ताकि ठंड कम हो, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। द टर्म माइक्रोलिथ इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ विच प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या ये अपर पैलोलिथिक का है, मेजोलिथिक का है, नियोलिथिक का है, कैल्कोलिथिक का है। तो आपका क्या आंसर होगा इसका, यस, मेजोलिथिक, क्योंकि देखिए माइक्रोलिथ से ही आपका मेजोलिथिक का अराउंड उसी समय ये रहा है आपका। माइक्रोलिथ का मैंने अभी बताया कि टूल्स होते थे, वो छोटे से टूल्स होते थे, क्योंकि आप उस समय तक पैलेलिथिक में बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ करते थे आप, फिर आप आए मेसोलिथिक में, तो उस समय वो जो स्टोन्स थे आपके धीरे धीरे उसको रिफ़ाइन कर करके लोग यूज़ करने लगे, क्योंकि हमेशा बड़े बड़े स्टोन्स अच्छे से अगर आप रिफ़ाइन कर दो तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो कोड होता है वो सब यूज़ किया जाता था, तो इसलिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। तो जैनिज्म से ये सब में से कौन सा है, अजंता, उदयगिरी, उड़ीसा, एलोरा या एलिफेंटा, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि जैनिज्म से एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर है आपका उदयगिरी, उड़ीसा। देखिए उदयगिरी केव्स आपके 2 जगह हैं, एक तो MP में भी है और उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में आप उदयगिरी जो है वो हमने पढ़ा था कि हाथी गुफा, देखिए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है जिसने बाय खारवेल जो किंग थे, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था जैन किंग्स के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे ऋषभ देव को मेंशन किया गया था, ओके। चलें, 91st, द अर्लीस्ट नोन मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज। कौन सा ऐसा अर्लीस्ट नोन मेटल है, क्या वो आयरन है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, लेड है, क्या है वो, तो इसमें से कॉपर है, ठीक है। देखिए कैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो फर्स्ट, उसमें सबसे पहली बार हम लोग कॉपर का मेंशन करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। उसका हम लोग का मेन कौन कौन सा कल्चर कैल्कोलिथिक में अगर आप जाने तो कौन कौन सा कल्चर हो जाता है, एक आहार बानस कल्चर आपका जो कि है राजस्थान में, और बाकी आप और कोई बता सकते हैं तो जोड़वे कल्चर जो कि है आपका महाराष्ट्र में, ओके। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग मध्य प्रदेश हरियाणा वगैरह में भी देखे हैं, ठीक है। 92, विच कैल्कोलिथिक सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स ब्लैक एंड रेड क्ले सेरामिक्स एडॉर्न्ड विथ वाइट लीनियर डेकोरेशंस। अब आप ये बताएंगे कौन सी ऐसी कैल्कोलिथिक सोसाइटी है जिसमें ब्लैक रेड सिरामिक्स का यूज़ किया गया था और उसमें वाइट कलर के लीनियर डेकोरेशंस बने होते थे। क्या वो मालवा था, आहार बानस था, जोड़वे था या कायथ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आहार बानस, और आहार बानस कहाँ का था आपका, राजस्थान का, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं इसके बारे में अगर हल्का बता दूँ तो 2500 से 1500
BCE जो है आपका, इस टाइम में आपका साउथ ईस्ट राजस्थान में ये कल्चर डेवलप हुआ और यहाँ पे मतलब पॉटरी वगैरह बहुत ज़्यादा बनने लगे, पॉट्स जो होते हैं व्हील से बनने लगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट भी है, यहाँ पे खितरी माइंस है, तो वहाँ से कॉपर आ जाता था। तो आप समझ लें, और ये किसके साथ अलाइन हो रहा है, तो लेट हड़प्पन पीरियड के साथ, ठीक है, हड़प्पन पीरियड के साथ ये आपका लगभग है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स बीन फाउंड इंडिकेटिंग रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। कहाँ पे हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, ठीक है। तो अगर फायर अल्टर्स मिलना है तो अगर आपको याद कैसे हम लोग को रखना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। धौलावीरा में मिला है, लोथल में मिला है, कालीबंगन में मिला है या सुरकोटाड़ा में मिला है। देखिए सुरकोटाड़ा में हमने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका क्या, आपका है हॉर्स रिमेन्स। धौलावीरा हम लोग का वाटर कंजर्वेशन, लोथल आपका डॉकयार्ड है, एंड कालीबंगन ये जो है आपका जो राजस्थान में है, राजस्थान में ये इस और जो घग्गर रिवर के पास है, घग्गर रिवर के बैंक पे है, ठीक है। तो ये आपका एक फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी था और यहाँ पे हमें फायर अल्टर्स मिले हैं जिसमें बताता है कि अच्छा ये जो यज्ञ कुंड होता है ना उसी को फायर अल्टर्स कहते हैं। तो काली बैंग मतलब मैं ऐसे याद रखूँगी अगर मुझे याद रखना है कि काली बैंगन, तो काली बैंगन कैसे हो जाती है जब आप उसको आग में ये करते हो तो, और ये आपका कहाँ होगा, फायर अल्टर्स, ठीक है। Which one of the following statements about the urban features of Mohenjo-daro is correct? Streets were unplanned and randomly laid. क्या ये था? Houses had no under drainage system. The city had a well-planned grid system with covered drains. या there were no public structures in the city. इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है? तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी है। तो इसमें स्ट्रीट्स अनप्लान तो होंगे नहीं क्योंकि ये सारे अर्बन प्लानिंग के लिए ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता था, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाउस हैड नो ड्रेनेज सिस्टम, हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि एक वेल ड्रेनेज सिस्टम होता है और यहाँ तक कि हर घर आपका एक मेन ड्रेनेज से, हर स्ट्रीट का जो ड्रेनेज जो होता है, देखिए घर वाला स्ट्रीट से जुड़ेगा और स्ट्रीट्स वाला सब मेन से जुड़ेगा, जो कि शहर के बाहर उसका प्रॉपर ये होगा, आपका सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो ये सारा तो गलत हो जाएगा। सिटी हैड अ वेल प्लान ग्रिड सिस्टम विद कवर्ड ड्रेन्स, ये सही बात है, ठीक है। एंड देयर आर नो पब्लिक स्ट्रक्चर्स इन द सिटीज़, अगर ऐसा बात है तो ग्रेट बात क्या है, ठीक है। द ग्रेट ग्रैनरी क्या है, तो ऐसा अगर हो गया तो ये सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच बिटवीन द हड़प्पन साइट एंड द नोटेबल डिस्कवरी। मोहनजोदारो में ग्रेट बात मिला, वी डोंट नो, नॉट देखना है, अगर मिला है तो ये आंसर नहीं होगा। कालीबंगन में प्लॉट फील्ड, हड़प्पा में ग्रैनरी एंड धौलावीरा में फायर अल्टर्स। तो अब आप ये बताएं कि क्या फायर अल्टर्स कहाँ पे मिले थे हमें, कालीबंगन में, ऐसे काली बैंगल में बोल सकते हैं, बैंगल मतलब चूड़ियाँ होती हैं, तो चूड़ियों को भी आग में थोड़ा सा ये रख किया जाता है तब वो चूड़ियाँ बनती हैं, तो इसलिए फायर अल्टर कालीबंगन में याद रखती हूँ। तो फायर अल्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, धौलावीरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका कालीबंगन में मिला है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है डिटेल, ठीक है। कालीबंगन में सिर्फ आपका फायर अल्टर नहीं मिला है, प्लॉट फील्ड्स भी मिले हैं जो कि फ्रोड फील्ड्स होते हैं जिसमें रोपाई होता है, तो आप बनाते हो ना कि लाइन से आप रोप के बनाते हो जिस पे आप बीज को डाल के उसको अनाज को उगाते हो, तो वो हो गया, ठीक है। 96. Which one of the following pairs is correctly matched regarding archaeological sites and their modern locations? राखीगढ़ी राजस्थान में है क्या, मेहरगढ़ कहाँ पे है, हरियाणा, अलामगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन गुजरात। तो इसमें से कौन सा सही मैच्ड है? अब देखिए मेहरगढ़ कहाँ है आपका, तो मेहरगढ़ तो हमने जान लिया था कि वो पाकिस्तान में है, तो वो तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान आपका प्रोविंस है आपका पाकिस्तान का, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपका राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है, ये हरियाणा में है, ये बलूचिस्तान में है। आपका अलामगीरपुर कहाँ है, तो ये यूपी में है, सही बात है। और कालीबंगन कहाँ है आपका, ये राजस्थान में है। तो देखते होंगे आप कि कभी आप
जाएं तो लाह की चूड़ियाँ मतलब राजस्थान में बहुत अच्छे से बनती है। मैं रिसेंटली गई थी जैसलमेर में, तो दे यूज टू मेक यू द बैंगल्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो उससे आप थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा कि जो बैंगल वाली बात की थी वो राजस्थान में है, ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अल्फ़ाबेटिक एंड डिसिफर्ड। क्या वो डिसिफर्ड हो गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? फॉर पिक्टोग्राफिक एंड डिसिफर्ड, अल्फ़ाबेटिक एंड अनडिसिफर्ड, या पिक्टोग्राफिक एंड अनडिसिफर्ड, इसमें से क्या होगा आपका? तो पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। और शॉर्ट इंस्क्रिप्शन से एक सील पे मैक्सिमम 4 से 6 कैरेक्टर ही हैं, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। इसको बॉस्टरफेडरल मेथड कहते हैं, ठीक है। ओके, द साइट ऑफ बगोर इज सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? आयरन टूल्स इन नॉर्थ इंडिया, अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट, कॉपर होर्ड्स, डिस्कवरी ऑफ जैन रॉक कट केव्स, ठीक है। तो अब इसमें आप आंसर बताएं। तो बगोर में क्या हुआ था कि अर्ली डोमेस्टिकेशन हुआ था एनिमल्स का, ठीक है। उस समय क्या हुआ आपका कि बगोर बेसिकली है कहाँ? तो बगोर है आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान में है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ था, ये एक मेसोलिथिक साइट है जहाँ पे हमें एविडेंस मिला है आपका डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का। और उसमें भी कौन कौन से हैं एनिमल्स? तो कैटल है, शिप है, गोट है, ठीक है। और यहाँ पे इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अब लोग धीरे धीरे पैस्टरलिज्म में ये हो रहे हैं, जिसमें पैस्टर लोग क्या होते हैं कि कैटल्स वगैरह पे निर्भर होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपका है। साथ ही साथ ये मेसोलिथिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोलिथ्स मिलेंगे हमें, ठीक है। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ लार्ज इंस्क्रिप्शन इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट डिस्प्लेड ऑन अ साइन बोर्ड? कहाँ पे हमें ऐसा लार्ज इंस्क्रिप्शन मिला है? हड़प्पा में, लोथल में, धौलावीरा में, या कलिबंगन में? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? धौलावीरा में। धौलावीरा पहले है कहाँ? तो गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है अब। और साथ ही साथ अब आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक 10 सिंबल का बेसिकली देखिए क्या हुआ ना कि क्या भी हमने देखा कि 3 से 4 सिंबल का इंस्क्रिप्शन होता है आपका एक सील पे। यहाँ पे 10 सिंबल्स वाले इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ओके। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे लार्ज इंस्क्रिप्शन मिला है। ऐसे भी धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, ठीक है। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन वेट्स एंड मेजर्स आर करेक्ट? हड़प्पन्स यूज्ड बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम। वेट्स वेर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, या मेजर्स वेर स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेगुलेटेड? तो आप ये बताएं कि इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है हड़प्पन वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, ठीक है। 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3, एंड 1, 2 and 3। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? मैं इसका थोड़ा विड्थ कम कर देती हूँ। तो आपका क्या आंसर रहेगा? देखिए इसका सिंपल है आपका कि आपको 1 and 3 वेट्स वेयर नॉट मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। देखिए जो हड़प्पन्स जो थे वो बाइनरी और डेसिमल सिस्टम्स यूज़ करते थे और उनका रेशियो क्या होता था? 1:2:4:8। ये उनका बाइनरी और डेसिमल सिस्टम का आपका वेट्स के लिए ये रहता था, आपका सिस्टम रहता था। लेकिन जो वेट्स होता था ना वो बना होता था लाइमस्टोन से, लेकिन ब्रिक्स से नहीं बना होता था। जो बेक्ड ब्रिक्स है ना, बर्न्ड ब्रिक्स जो है, बर्न्ड ब्रिक्स से मकान वगैरह बने रहते थे। मेजर्स एंड वेयर स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेगुलेटेड। हम लोग को पता है कि अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी उनकी, और इसी कारण से उनका जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया और बाकी जगह भी बहुत अच्छे से फैला हुआ था। सो दैट्स वाई द आंसर विल बी बी, ठीक है। द मदर गॉडेस फिगरिन्स फाउंड एट द हड़प्पन साइट सजेस्ट क्या मैट्रिलिनियल सोसाइटी था, वर्शिप ऑफ अ फर्टिलिटी कल्ट, एक्सिस्टेंस ऑफ मोनार्की, या आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ मेसोपोटामिया? तो क्या हो जाएगा? तो 100B का क्या है? 101 का बी है आपका, वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी कल्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मदर गॉडेस का जो आपका टेराकोटा फिगर मिला है ना आपका हड़प्पन साइट से, उसमें दिखा गया है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहा है वो फर्टिलिटी जो हमारी माताएं होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपका बस इतना है। मैच द फॉलोइंग अब है आपका न्यूलिथिक साइट करना है उसके प्रेजेंट डे लोकेशन से। मेहरगढ़ कहाँ है? बुरजाहोम कहाँ है?
पिकली हल कहाँ है, कुलडिहवा कहाँ है। ये सारा क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है इस टेस्ट सीरीज़ में। तो आप ये बताएं, मेहरगढ़ अगर आप मिला देते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बुरजाहम कहाँ होगा, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो पिकली हाल आपका कहाँ होगा उसके हिसाब से, पिकली हाल होगा आपका कर्नाटका में। एंड कोलडीवा कहाँ है आपका, तो कोलडीवा है आपका इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में। ओके, तो आपका कौन सा आंसर होगा, इससे पता चलता है कि हमारा ए होगा। ठीक है, 103 का, द कल्चर कंटिन्यूटी फ्रॉम स्टोन एज टू आयरन एज, स्टोन एज टू आयरन एज आपका कहाँ पे बेस्ट रिप्रेजेंट होता है, आप ये समझिए। तो इसमें गंगा वैली है, बेलन वैली है, इंडस वैली है, या आपका इंडस वैली है या ब्रह्मपुत्रा वैली है। तो अगर आप ऐसे देखें तो कौन सा हो जाएगा, तो जस्ट अ मोमेंट, तो इसका तो ए था आपका, सॉरी ऊपर चला गया, कल्चर कंटिन्यूटी। तो इसमें कौन सा है, तो हम लोग को ये याद होना चाहिए कि बेलन वैली, बेलन वैली में जो आपका है ना कंटिन्यूटी दिखाया है कि स्टोन एज से आयरन एज कितनी अच्छे से वो गया है। ठीक है, और ये बेलन वैली है किधर, तो ये विंध्या आपका इन यूपी, विंध्याचल जो आपका एरिया है उधर, वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे देखा गया है कि पैलेलिथिक से लेकर न्यूलिथिक, कैल्कोलिथिक सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में कोलडिहवा प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में महागढ़। तो ये सारे एरियाज़ जो बेलन वैली में है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द हरप्पन रिलीजन, दे वर्शिप अ प्रोटोसिवा फिगर इन अ योगिक पॉस्चर, they interred their dead only in brick and lined graves, they believed in animism and a nature worship। कौन सा इसमें सही है गलत है, आप ये बताएं। तो हमें याद रखना चाहिए कि ओनली वाला तो एक चीज़ समझ लें कि ओनली जब रहता है ना तो बहुत सतर्क हो जाए, नॉट ओनली, ऑल, ये सारा वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत आपको तुरंत दिमाग खुल जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग प्रोटोसिवा का फिगर, हम लोग को टेराकोटा फिगर मिला है, पशुपति जिसको नाम दिया गया है, तो वो तो हो गया। हड़प्पन जो थे वो आपका सिर्फ ब्रिक लाइन ग्रेव्स यूज़ नहीं करते थे, उसके साथ ही साथ वो अर्न्स भी यूज़ करते थे, और उसके बाद फिर फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स भी होता था उनका, तो बहुत तरह का होता था। तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, इससे हम लोग का आंसर ए आ जाता है। ठीक है, 105, consider the following statements about Mauryan administration, the empire was divided into जनपद्स। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र mentions the role of espionage, Ashoka appointed Dhamma Mahamantras to spread Buddhism, Megasthenes Indica provides information about चंद्रगुप्त reign। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, अब आप ये बताएं कि इसका क्या होगा, क्या वो जनपद था या फिर महाजनपद था। ठीक है, आप हमको मुझे आप ये बताएं। उसके अलावा आप कौटिल्य अर्थशास्त्र का तो हम लोग को पता है कि स्पिनिच के बहुत इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया था आपका, और धम्मा महामंत्रास का भी पता है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर है 2, 3, 4, क्योंकि जो प्रोविंसेस को जनपद्स नहीं कहते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे, आपका जनपद्स जो तो होते थे वो एम्पायर का प्रोविंसेस नहीं था, वो आपका टेरिटोरियल्स था, टेरिटोरियल यूनिट्स था। ठीक है, तो ये आपका ये गलत है, प्रोविंसेस का नाम नहीं था वो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्रू, काउज वेर नॉट यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रू देखना है। ठीक है, किंगशिप वॉज ऑलवेज हेरिडेटरी, सभा एंड समितिज वेयर पॉपुलर सिम्बल्स, एंड ट्रेड वॉज हाईली डेवलप्ड विथ यूज ऑफ कॉइन्स। इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, अर्ली वैदिक सोसाइटी का बात करी हूँ मैं, ऋग वैदिक का समझ लीजिए, नॉट लेदर वैदिक पीरियड। तो इसमें क्या है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही, सभा एंड समिति पॉपुलर थे उस समय। जो आपका काउस का ये था ना, आप ये समझें कि अर्ली वैदिक में ज़्यादातर सेमी नोमैडिक थे वो लोग, पैस्चर पूरा तरह से नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आपका काउस का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो नहीं हुआ था स्टार्ट। ठीक है, बस आपका किंगशिप भी जो हेरिडेटरी नहीं था, ऑलवेज हेरिडेटरी नहीं था, मेरिट पे बेस्ड था, क्योंकि ऋग्वेद समय है ये, बहुत आप कह सकते हो कि एक सही काल था जिसमें सब लोगों को इज्जत, सब लोगों को एक प्रतिष्ठा के नज़रिए से देखा जाता था। ठीक है,
और उस समय तो कॉइन्स क्या ही होंगे, आप ये खुद सोचें कि वैदिक पीरियड में कॉइन्स क्या होंगे। तो यही एक सभा समिति बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। एक में एल्डर्स होते थे, एक में सारे जनरल पीपल होते थे, औरतों को बहुत इज्जत दी जाती थी, वो भी पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। द आजीविकास वे आर फाउंडेड बाय विच इंडियन फिलोसफर? मकाली घोष, अजीत केश कम्बलिन, पकुधा काकायान एंड महावीर। इसमें से क्या इसका ये रहेगा? तो हम लोग को पता है कि मखली घोष जो थे उन्होंने फाउंड किया था आपका आजीविका। और जो आजीविका कब हुआ था, ये भी आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म के टाइम ही एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट है जो कि उसी समय डेवलप हुआ था, जब जैन्स कहा जाता था कि इनके जो मखली घोष थे ना वो भी दोस्त थे आपके महावीर के, ठीक है। अब क्या है कि इनका क्या भरोसा रहता है आजीविका का, कि नियति में बिलीव करते हैं कि ठीक है, अगर नियति ऐसा चाह रहा है तो ऐसा करो, ऐसा मतलब वो आपका इनफैक्ट उसके लिए इन्होंने बहुत ये भी किया। ऐसा नहीं है कि इनका लाइफ बहुत सिंपल होता था, ये लोग एसेटिक भी होते थे, मतलब कि चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे, इस टाइप का। नियति है तो चल रहा है, कर रहा है, इस टाइप का। तो फेटलिज्म, ठीक है, फेटलिज्म जिसको हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट अमॉन्ग द महाजनपद्स? कौन सा सबसे पुराना है? मगध, कुरु, गांधार या अवंती? इसमें से सबसे पुराना कौन सा होगा? तो है कुरु। क्योंकि देखिए कुरु जो है ना आपका ओल्डेस्ट महाजनपद, यहाँ ये आपका कुरु का जो वर्णन हुआ है, मेंशन हुआ है, ये ऋग्वैदिक पीरियड में भी हुआ है, ठीक है। और ये मगध जो है वो तो बाद में बिम्बिसार अजातशत्रु के समय में डेवलप हुआ। साथ ही साथ जो आपका गांधार है वो तो क्या कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में महाजनपद बना। और अवंती उज्जैन तो बहुत बाद में जब मतलब अशोका वहाँ के गवर्नर रहे थे, और तो वो तो बहुत बाद का चीज़ है, ठीक है। विच बिहार बेस्ड डायनेस्टी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म थ्रू ड्यूरिंग द 8th 9th सेंचुरीज? गुप्तास, पालास, कुशनास एंड शुंगास। इसका क्या आंसर होगा आपका? तो इसका आंसर होगा आपका पाला। और इनके जो फाउंडर के नाम क्या था, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ गए हैं। अगर आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें या फिर कमेंट करें कि आपको इसके बारे में और कौन सी वीडियोस चाहिए जो कि मैं तुरंत जल्दी जल्दी लेके आऊँ, ओके। ही मेंटेन्ड हर्षवर्धन, बेसिकली हर्षा इज़ ऑल्सो अ निकनेम ऑफ हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, वर्धन डायनेस्टी भी उनको कहते हैं। इनका कैपिटल आपका कन्नौज रहा था, ओके। 6th सेंचुरी में इनके समय में हुएनसांग भी आए। तो देयर आर मल्टीपल फैक्ट्स अबाउट हर्षास। और हम लोग पिछले जो कल का टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1, हम लोग इसी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 किए हैं, उसमें इसको वर्णन भी किए हैं, इनके बारे में बहुत सारे टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ओके। तो आप प्लीज़ उसे भी देख लें। अगर आप इसको देख रहे हैं तो पार्ट 1 को भी देख लें, तो उससे बहुत हेल्प होगा, ठीक है। हर्षाज रूल, ही मेंटेन्ड अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विथ चाइना. He was a patron of Nalanda University. His empire included the entire Indian subcontinent. He was defeated by Pulkesin II. तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है? तो देखिए आप इसमें याद रखें कि ही डिड मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। देखिए इनके समय में आपकी ह्यूएनसांग आए, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना से अगर रिलेशनशिप नहीं होता डिप्लोमेटिक, तो फिर वो भी नहीं आते। स्कॉलर्स को भी तभी भेजा जाता है जब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो। उसके साथ ही वॉज अ पैट्रन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। हिज एम्पायर इंक्लूडेड द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आप ये समझें, एंड ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशन II। ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, दोनों गलत, मतलब एक सही एक गलत। और हमने कल देखा था कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशन II ने लिखा था कि वो कैसी हर्षवर्धन को नर्मदा के किनारे हराए थे। मतलब ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, और इससे हम लोग को 110 का B मिलता है, ठीक है। Consider the following statement about Gupta architecture. It marked the beginning of temple architecture period. ठीक है. Most temples were made of brick. Sculpture art reached a high standard, and Buddhist cave architecture declined in this period. Which of the above statements are correct? तो अब आप ये बताएं कि गुप्ता का आर्किटेक्चर में क्या हम लोग को ये बात पता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर इनके समय में नॉर्थ इंडियन का जो नॉर्थ स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो स्टार्ट हुआ और बहुत बढ़ा भी, ठीक है। तो वो तो सही बात है। एंड देन ज़्यादातर टेम्पल्स आपके, जैसे आप देवघर टेम्पल देख लीजिए यूपी में जो है, वो आपका ब्रिक्स के बना हुआ है,
ठीक है, तो वो भी आपका हो जाएगा। एंड आपका मोस्ट, लेकिन मोस्ट बोल रहा है तो आई थिंक ये आपका ये गलत है, क्योंकि सिर्फ आपका मोस्ट ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो टेम्पल्स थे ना वो स्टोन के टेम्पल्स थे, ठीक है, तो स्टोन के टेम्पल थे आपके, ये ब्रिक के टेम्पल नहीं थे। एंड आपका उसके बाद स्कल्पचर आर्ट रीच्ड अ हाई स्टैंडर्ड, सही बात है। एंड बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर डिक्लाइंड इन दिस पीरियड, क्योंकि टेम्पल, देखिए टेम्पल उठ रहा है तो ब्राह्मणिज्म रिवाइव होगा, तो आप कह सकते हो कि बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर गुप्ता के समय में उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया था, तो थोड़ा डिक्लाइन ही रहा था उसका, ठीक है। 112, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडो ग्रीक्स, तो इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया हेलेनिस्टिक आर्ट। मिनेंडर वन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, दे रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दे इंट्रोड्यूस्ड आयरन टूल्स ऑन अ लार्ज स्केल। इसके बाद इसमें से कौन कौन से आपके इंडो ग्रीक्स के बारे में सही है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो हम लोग का गांधार आर्ट है, जो कि कुषाण के समय में बहुत प्रोमिनेंट हुआ और बहुत आगे भी बढ़ा, वो आपका उसमें आपको ये दिखता होगा ना कि जो ग्रीक गॉड्स हैं उनके फीचर्स दिखते हैं, जैसे आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, हल्का सा आधा सा थोड़ा सा खुला हुआ है, बाल वगैरह जो हैं घुंघराले हैं, बॉडी बहुत मस्कुलर है आपकी। उसके बाद तो उस टाइप का जो हैलो, जो पीछे में आपका जैसे भगवान होते हैं तो उनके पीछे में एक जो आकृति बनी होती है जिससे दिखता है कि वो लोग का तेज निकल रहा है, तो वो प्लेन था। तो ये सब चीज़ से मतलब उसमें आपका दिख रहा है हमारा दोनों मिक्सड अप है, इंडियन भी है और आपका ये प्लेन वाला पार्ट मैं कंफर्म कर दूंगी, बट आपका ये समझें कि दोनों डिज़ाइंस आपके मैच हैं, मतलब हेलेनिस्टिक भी है और इंडियन भी रहा है, ओके। और आपका इसमें आगे क्या है कि मिनेंडर वन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, तो ये सही बात है। और इसी बात का वर्णन जो है, ये जो क्वेश्चंस मिनेंडर ने पूछे थे नागसेना से, इसी को किस में लिखा गया है, मिलिंद पन्हू में, बुक का नाम है, ठीक है। दे रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। एंड दे इंट्रोड्यूस्ड आयरन टूल्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समुद्रगुप्त, ही वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, he issued gold coins depicting musical performances, he adopted aggressive expansionist policies, and he composed Buddhist hymns in Pali। तो इसमें से क्या क्या समुद्रगुप्त के बारे में सही है आपका, तो इसका क्या है कि ही इज़ नोन एज नेपोलियन, और ये बात किसके द्वारा बोली गई थी, वी ए स्मिथ के बारे में बोला गया था, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया था वी ए स्मिथ के द्वारा, ओके। ही इशूड गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग म्यूजिकल परफॉर्मेंस, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इनको आपका कविराज भी बोला जाता था और इन दिखाया गया था कि कॉइन्स में इनको वीणा प्ले करते हुए, तो ये भी सही है। अब क्या है उसके अलावा, ही एडॉप्टेड एग्रेसिव पॉलिसीज, ठीक है, क्या एग्रेसिव पॉलिसीज था, एंड ही एडॉप्ट एंड आपका जिसके बारे में हम लोग को कहाँ से मिलता है पता, तो इलाहाबाद पिलर से पता चलता है, ठीक है। और ही कंपोज बुद्धिस्ट हिम्स इन पाली, ये गलत है क्योंकि हमें इसके बारे में कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, 113 का ए हो जाएगा। पल्लवास के बारे में अगर आप जानें तो पल्लवास के बारे में, दे बिल्ट द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को देखना है कि करेक्ट कौन कौन सा है। They patronized both Sanskrit and Tamil literature. They adopted Buddhism as the state religion and they ruled over parts of northern India. तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर महाबलीपुरम है तो फिर वो साउथ में है, तो आपका नॉर्थ में तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही आपका कट हो गया। अब आप बताएं कि क्या पल्लवाज ने रॉक कट टेम्पल्स बनाया था, जवाब है हाँ, क्योंकि आपका आप हम लोग अभी देखे हैं ममल्लापुरम जो थे हमारे, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, पल्लवास के द्वारा ही बनाया गया था, और दे पैट्रोनाइज्ड बोथ संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर, तो आंसर 1 हो जाएगा। देखिए, स्टेट रिलीजन को अडॉप्ट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज उन्होंने टेम्पल्स बहुत सारे बनवाए, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि वो हिंदुज़म को ज़्यादा फॉलो करते थे दैन बुद्धिज़्म, ओके।
बुद्धिज़्म वॉज नॉट डिसकरेज्ड, आपको बुद्धिज़्म को बुरा मतलब गलत तरीके से नहीं ट्रीट किया गया, बट हिंदुइज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया था क्योंकि हम लोग का वैसा आर्किटेक्चर ज़्यादा बन रहा था। ठीक है। विच एंशियंट किंगडम ऑफ बिहार हैड इट्स कैपिटल एट मिथिला? मिथिला में किसका कैपिटल था? मगध का था, विदेह का था, अंगा का था या वज्जी का था? इसमें से किसका है? तो इसका आंसर होगा विदेह। ठीक है। विदेह राज भी सुनते होंगे आप, तो ऐसा है, जिनको जनक जनक कहते थे ना, तो रूलर्स को उनका नाम जनक होता था। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशियंट बिहार। एंशियंट बिहार के बारे में आपको अब क्वेश्चन आ गया है। राजगीर वॉज वंस द कैपिटल ऑफ मगध, सही बात है। वैशाली वॉज द साइट ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी सही है। एंड बराबर केव्स आर एसोसिएटेड विथ मौर्यास, ये भी सही है क्योंकि इसको अशोका ने बनवाया था और आजीविका को गिफ्ट किया था। ओके। पाटलिपुत्रा वॉज फाउंडेड इन बाय अजात शत्रु, तो ये तो गलत होगा। देखिए इसमें क्या है ना, उदयन ने ट्रांसफ़र किया था, लेकिन ये सही है, फाउंड किया था अजात शत्रु ने। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सही बात है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाटलिपुत्र। इट वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। ठीक है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मल्टीपल डायनेस्टीज इंक्लूडिंग मौर्य एंड गुप्ता। मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड इट इन हिज वर्क इंडिका एंड इट वॉज अर्लियर नोन एज कुसुमपुर। तो इसमें से कौन कौन से सही होंगे? तो ये सारे ही सही हैं, इसलिए हम लोग ऑल ऑफ द अबव करेंगे। ओके। द कैपिटल सिटी ऑफ द अंग महाजनपद वॉज राजगीर, चंपा, वैशाली, मिथिला। तो अंग अभी है कहाँ? तो ये बेसिकली आपका समझ लीजिए भागलपुर जो है, चंपा एक रिवर है वहाँ पे, उसी के नाम पे उसका कैपिटल चंपा पड़ा था, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है। नियर विच रिवर वॉज द मोस्ट ऑफ ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन सिचुएटेड? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी? ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? सरस्वती। ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि जो हमें बहुत ज़्यादा वर्णन मिला है सरस्वती का, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें गंगा का नहीं मिला है क्योंकि इसमें आपका उस समय फिर उसके बाद सतपथ ब्रह्मण जो हुआ आपका, उसके में लेटर वैदिक पीरियड में स्टोन्स वगैरह, आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होने लगे और हम लोग उसको सतपथ ब्रह्मण उस फिनोमेना को उस जो उन्होंने चला था, और फिर वो सरस्वती मतलब वो राजस्थान इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड से आपका धीरे धीरे इधर गंगा वैली सिविलाइजेशंस में आ रहे थे। ठीक है। व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन? ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ट्रूथ फेथ इज़ रेयर, ट्रूथ इज़ डिवाइन एंड ट्रूथ इज़ अ ट्रेजर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें आंसर है आपका, देखिए जो आप क्या कहते हैं कि सत्यमेव जयते का मतलब है कि ट्रुथ जयते, सत्य, सत्य हमेशा जय मतलब उसका जीत होती है। ठीक है। तो आप जितना भी गलत कर लें लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जो कि सच्चा है। ठीक है। 121 क्वेश्चन नंबर, प्लेस द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूल। बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक या अजातशत्रु? सबसे पहले कौन आए आपको ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आप समझे, सबसे पहले कौन आए? बिंबिसार आए, हरियांका डायनेस्टी के। ठीक है। उसके बाद कौन आए? अजातशत्रु आए। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए हैं बिंदुसार एंड फिर आए आपके अशोक। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। सो दैट्स हाउ धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी? हमने कल देखा था कि अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, तो ये सारे के हमें याद रखने हैं जो फाउंडर्स रहे हैं। अगर आपको फिलॉसफी पे स्पेशल लेक्चर चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैत का बेसिकली एक प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि इसके जो फाउंडर रहे वो रामानुजाचार्य रहे, और इनका था कि क्या है आपका, देखिए आपको डुअलिज्म पे बेस्ड है ये। ओके। तो इसको रामानुजाचार्य ने इनको प्रमोट किया था। ठीक है। और जो लोग पर्सनल गॉड को फॉलो करते थे उनको भागवत कहा जाता था। ठीक है। चलें
अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि अभी मैं अगर समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ महायान इन संस्कृत? स्मॉल व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल, फास्ट पाथ या ग्रेट सेक्रीफाइस? क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाता है ग्रेट व्हीकल. ठीक है, और ये कब डेवलप हुआ? तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. और ये किस राजा के ये नेतृत्व में हुआ था? तो कनिष्क के. ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. वर्धमान महावीर वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ द जैनास. ठीक है, महावीर एंड हिज फॉलोअर्स यूज्ड संस्कृत टू स्प्रेड देयर टीचिंग्स. इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अगर आपको ये हो तो देखा जाए तो दोनों ही गलत है, क्योंकि वो 23rd नहीं 24th थे और उन्होंने संस्कृत का यूज़ नहीं किया था. ठीक है, तो ये दोनों ही आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने प्राकृत का यूज़ किया था. ठीक है, 125. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? तो ये कहाँ हुआ था आपका? पाटलिपुत्रा में कि वैशाली में, मथुरा में या उज्जैन में? तो फर्स्ट कहाँ पे हुआ था आपका? पाटलिपुत्रा में. ठीक है, और ये कब हुआ था आपका? 300 BC में. और उसमें कौन प्रेसिडेंट थे उसके? तो स्थूल भद्र थे प्रेसिडेंट. ओके, ये आपको याद रखना होगा. सेकंड वाला कहाँ पे हुआ था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. In 6th century BC, at the time of Lord Buddha, on the banks of which river was the capital of छेदी महाजनपद situated? ठीक है, तो छेदी महाजनपद कहाँ पे सिचुएटेड था? किसके रिवर पे? चरमावती, केन, नर्मदा या सोमवती? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? केन. ठीक है, तो बेसिकली क्या था ना कि इसको देखिए क्या होता था ना कि यहाँ पे जो राजा रहते थे ना छेदी के, उन राजाओं को भी कभी नाम किया जाता था कि उनका भी नाम छेब होता था या छेतिवा होता था, इसीलिए उनका इस डायनेस्टी का नाम ही छेदी डायनेस्टी रख दिया गया. ठीक है, ओके. और इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि ये आपका इस पूरे डायनेस्टी का मेंशन ऋग्वेद पे भी होता है. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. महावीर के टीचिंग्स जो थे आपके, वो कंपाइल किए गए थे आपके बुक्स कॉल्ड अंगास. दे वे रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज. हाउ मेनी सेक्शंस डिड दे हैव? तो जो महावीर के टीचिंग्स थे उसको कितने सेक्शंस में बांटा गया है आपका? तो वो है 12 सेक्शन में. ठीक है, तो बेसिकली महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर थे और उनको बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर माना जाता है. और उनकी बातों को हम लोग 12 ऐसे सेक्शंस में बांट देते हैं. और हर सेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? अंग कहते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग मंडल कहते हैं ना ऋग्वेद को, और तो ऐसे ही हम लोग अंग कहते हैं इसको. प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था बाय महावीर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हु वाज द चैरियटर? कौन थे सारथी बुद्धा के? चन्नम, कंटक, देवदत्त या चामुंडा? तो क्या था इनका नाम? इनका नाम था चन्नम. ओके, और कंटक क्या थे? तो ये हॉर्स थे. हॉर्स का नाम कंटक पर था. Which of the following tools is characteristic of the lower Paleolithic period in India? Microliths, hand axes and clevers, blade tools, polished stone tools. ठीक है, तो आप ये बताएं कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में कौन सा स्टोन था? तो उस समय जो सबसे पहले, सब लोअर पैलियोलिथिक मतलब जो सबसे पुराना पैलियोलिथिक का टाइम था वो था. तो उस समय आपके कौन है? माइक्रोलिथ्स तो आपके इससे होंगे, मेसोलिथिक से, तो वो तो नहीं होंगे. उस समय जब उतना नॉलेज नहीं था तो हम लोग को जो भी हैंड एक्सेस वगैरह का ही यूज़ करते थे, क्वार्टजाइट का बना रहता था. तो ठीक है, तो उससे जो भी हार्ड स्टोन्स होते थे ना, उससे हम लोग कुल्हाड़ी उल्हाड़ी कुछ कुछ बना लेते थे. और खुरपी वगैरह कुछ कुछ वो सब आपका जो भाला वगैरह होता है किसी तरह से बना के काम करते थे. ठीक है, द सोन वैली इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान इज़ नोन फॉर विच प्री हिस्टोरिक कल्चर? एक्विलिन, स्वानियन, न्यूलिथिक या कैल्कोलिथिक? तो इसमें से कौन सा होगा? तो स्वानियन, जिसको सोन वैली भी बोलते हैं. ठीक है, सोन वैली में जो कल्चर होता है ना उसको स्वानियन कल्चर बोलते हैं. और इसमें क्या था आपका? वही फ्लेक टूल्स थे और चॉपर्स थे जो कि हैंड एक्सेस से अलग होते थे. देखिए, आर्किलियन में क्या था? अभी जस्ट हमने देखा कि हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी वगैरह था.
स्वानियन में जो आपको सोन वैली में पाया जाता है, सोन वैली, ये सोन वैली नहीं है भाई जो सोन रिवर वाला है, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। तो आपका सोन वैली हो गया, और यहाँ पे आपके क्या मिलते हैं, फ्लेग टूल्स मिलते हैं और चॉपर्स, ठीक है। तो आपका वो आपको याद, और ये किस टाइम का बात मैं कर रही हूँ, तो 5 लाख साल पहले का, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है। विच प्री हिस्टोरिक टूल टाइप इज एसोसिएटेड विद द अपर पैलियोलिथिक पीरियड? चॉपर्स, ब्लेड एंड बरिंग टूल्स, पॉलिश टैक्सेस या हार्पून्स? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ब्लेड एंड बरिंग टूल्स। तो बेसिकली जो आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड था, ये किसका कितना टाइम था, 40,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक, ठीक है, ईयर्स अगो ये चल रहा था। और इसमें क्या था कि आपको ब्लेड्स वगैरह यूज़ होते थे, ब्लेड्स वगैरह, बड़े बड़े तलवार वगैरह यूज़ होते थे, ठीक है। एंड बिरिंस मतलब हो जाता है जिससे आप कार्विंग नहीं करते हो, नक्काशी करना जिसको कहते हैं, जिस टूल्स यूज़ करते हो उसको बर्निंग टूल्स कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक या कैल्कोलिथिक? तो इसमें क्या हो जाएगा, नियोलिथिक में आपका एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है हमें। उसी समय आपका ये भी स्टार्ट हो गया था, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेसोलिथिक टूल्स कंपेयर टू पैलियोलिथिक टूल्स? मेसोलिथिक में क्या हुआ, क्या वो टूल्स जो थे वो लार्ज साइज के हो गए, या फिर मेटल का यूज़ होने लगा, या स्मॉलर साइज एंड कंपोजिट टूल्स होने लगा, या एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ बोन होने लगा? तो हम लोग को पता है कि मेसोलिथिक में क्या था, माइक्रोलिथ्स थे, और वो क्या होते थे, स्मॉलर इन साइज थे, और कंपोजिट टूल्स होते थे। दो चीज़ों को मिला के लकड़ी के आगे कुछ मिला के बना दिया छोटा सा धारदार करके, ताकि उसको फिर फेंकेगा तो लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द हड़प्पन एज एंड देयर सोर्सेज। रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, शेल है, कार्नेलियन है, लपीस लजूली है, एंड कॉपर है। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? आई एम सॉरी, आई हैव टू, ये मैं रिमूव कर देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन civilization, consider the following statements. The ruin of the stairs are proof that some structures and buildings are multi-story, ठीक है। The Harappans were worried about their privacy as the walls along the ground level don't have any window. At Lothal, while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks. तो इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये समझें कि क्या ये बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी थी? जी थी। और इनफैक्ट जो ग्राउंड लेवल पे जो भी वॉल्स थे ना, उनको विंडो वगैरह नहीं थे, तो वो लोग का ये रहा था पूरा, इसका डी होगा, ठीक है। लोथल में देखा गया है कि जो घर थे वो मड ब्रिक्स के थे, मिट्टी के थे, लेकिन आपका जो ड्रेन्स था वो बर्न्ड ब्रिक्स का था, ठीक है। 136 का देखें तो विथ रेफरेंस टू सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देयर वाज नो एविडेंस। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है का बात करें हम लोग, नो एविडेंस था क्या of caste system. However, difference in class exists and can be easily inferred by studying the socio-economic aspect of Harappan civilization. It was mostly a secular civilization, although there was evidence of religious practice. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, 1 है, 2 है, बोथ है, या फिर नन है? तो इसमें आपका हो जाएगा दोनों। देखिए कास्ट सिस्टम का नहीं एविडेंस था, लेकिन कास्ट सिस्टम का था, क्योंकि सिटाडेल और बाकी आपका जैसे सिटाडेल में क्या होता था, फोर्टिफिकेशन रहता था, और बाकी जो नॉर्मल घर थे वो डिफरेंट होते थे, मल्टी स्टोरी कुछ घर होते थे, और उनका जो बिल्ट जो पैटर्न था वो भी बेहतर था। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ कुछ क्लास सिस्टम तो था कि कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब, लेकिन कास्ट सिस्टम का कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक बोला जाए मंदिर का, तो मंदिर को स्पेसिफिक कहीं हमें नहीं मिला, लेकिन पशुपति सील मिली है, मदर गॉडेस मिली है, तो उससे पता चलता है कि कुछ तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। इनफैक्ट एमुलेट्स में मिले हैं, जैसे जो क्या कहते हैं ताबीज़ जो बोलते हैं, तो वो पहनाए जाते हैं कि नज़र वगैरह ना लगे, तो इस टाइप की भी चीज़ें होती थी, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर
for group of objects, distinctive lifestyles that are usually found together with a specific geographical area and period of time. In the case of Harappan culture, these distinctive objects were कौन से थे? सील्स, स्टोन ब्लेड्स, ग्रेवयार्ड्स, ग्रेट बाथ, बर्न ब्रिक्स. इसका आंसर आपको बताना है. तो इसमें आप समझे कि कुछ ग्रुप जो होते हैं, बेसिकली मैं अगर हिंदी में समझा दूँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, अगर पाए जाते हैं, वो एक कल्चर को डिनोट करते हैं. तो आपका हड़प्पन कल्चर में कौन कौन से ऐसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि समझें हम लोग हड़प्पन कल्चर कैसा था. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सील से हम लोग समझते हैं, स्टोन ब्लेड से समझते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्या से समझते हैं? आपका बर्न्ट ब्रिक से भी समझते हैं. ठीक है, तो आंसर इज सी. With reference to the economy of Harappan civilization, consider the following statements. Iran was the trading outpost of Harappans with other civilization. Pictures of ships' boats have been found on seals that throw light on Harappan contexts in far-off places. Although trade was well developed, the main occupation of Harappan people were agriculture and the domestication of animals. Which of the statements given above are correct? ठीक है, तो आप ये बताएं कि क्या ईरान ट्रेडिंग आउटपोस्ट हुआ करता था हमारा? देखिए, इसमें आपको तीनों लाइन को समझनी होगी ताकि हम लोग आंसर तक पहुंच सकें. तो सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक लाइफ क्या था? बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था. और मेन ऑक्यूपेशन क्या था हमारा? एग्रीकल्चर था और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था. तो ये तो सही बात है, ये हम लोग को एविडेंस मिला है आपका कि ऐसा था. उसके बाद और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड दोनों हो रहा था, क्योंकि हम लोग चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेर सबके साथ हम लोग ट्रेड कर रहे थे. ठीक है, और ये कहाँ से हमें मिला है? मतलब ईरान के मितानी और हितानी एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से हमें मिला है. ठीक है, सोर्तुगाई एक प्लेस है आपका इनफैक्ट अफ़गानिस्तान में, जो कि आप बताता है, जो एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट के रूप में काम करता था. ठीक है, कि आपका हड़प्पन्स का किसी और से, अब तो यहाँ से आप सोर्तुगानी आप चले गए अफ़गानिस्तान, और फिर वहाँ से आप बाकी जगह जाते थे. तो ये ईरान नहीं था, ये अफ़गानिस्तान था. ठीक है, सोर्तुगाई बेसिकली जो कहते हैं. तो ये आपका ये सही है एंड ये सही है. तो 2 and 3. Which of the following best explains the term domestication used in the context of ancient Indian history? It is the process in which people started domesticating animals for food. It is the name given to the process in which people grew plants and looked after animals. It is the name given to process in which people started hunting animals. Yeah, it is a process in which people domesticated animals and started living a sedentary life. तो आप ये बताएंगे कौन सा इसमें से डोमेस्टिकेशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है इसमें जो मोस्ट सुटेबल होगा? कि बेसिकली डोमेस्टिकेशन क्या हो गया? क्या फूड के लिए जो रखने लगे तब डोमेस्टिकेशन बोला? नहीं, हम लोग जो प्लांट्स को और एनिमल्स को रखते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, उसको हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं, ना कि हंटिंग को, नहीं फूड को. तो वो चीज़ें हैं. ठीक है, The remains of this site document the gradual change in the nature of dwelling spaces among early societies. From subterranean dwelling pits, the evidence in this site show the emergence of mud structures. Thereon, mud bricks constructions on level ground. The range of tools recovered from the site shows the evolution in tool making Neolithic men, skilled hunters and their knowledge in applying the implements for cultivation. Identify the site. तो अब इसमें आपको ये बहुत लंबा सा है, अब आपको ये समझना होगा कि इसमें हम लोग को कैसे समझना है. तो ड्वेलिंग प्लेसेस जहाँ पे लोग रहते हैं, ये आपका इसके बारे में बात कर रहा है. तो अब ऐसे जगह आप इसमें से बताइए कि मेहरगढ़, कोल्डिहवा, बुरजाहोम या चौपानी मांडो, कौन सा ऐसा है जो कि बता रहा है कि कैसे मर्ड स्ट्रक्चर से लेके ब्रिक कंस्ट्रक्शन तक आगे बढ़ा. ठीक है, इसका क्या आंसर होगा आपका? मेहरगढ़ होगा, कोल्डिहवा होगा, या बुरजाहोम होगा, या चौपानी मांडो होगा. तो इसका आंसर आपका बुरजाहोम होगा, क्योंकि देखिए बुरजाहोम एक नियोलिथिक साइट है. ये आपका श्रीनगर में है अभी, और इसमें पता चलता है कि कैसे लोग नियोलिथिक पीरियड से मेगालिथिक पीरियड तक रहते थे. ठीक है, उसमें उनका टेक्निक्स से हम लोग को पता चला. साथ ही साथ उसमें केव पिट हाउसेस भी हैं. ठीक है, पिट हाउसेस अभी जस्ट हमने कुछ क्वेश्चंस पहले देखे कि पिट हाउसेस थे ताकि उनको ठंड ना लगे. तो वो सारा इम्पॉर्टेंट है. Which among the following sites provides earliest evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? खारवाड़, मामगढ़, जावरू या भीमबेटका. तो इसका क्या आंसर होगा आपका? ये थोड़ा सा आपका टफ हो जाता है क्वेश्चन इस टाइप के. तो मामगढ़.
ठीक है, अब टफ नहीं रहेगा क्योंकि मैं अब इसको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली देखिए मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है, मेसोलिथिक पीरियड जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, ये आपका पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में है, ठीक है। और ये कब से कब तक था, तो 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE तक था। अब क्या हुआ कि इसमें माइक्रोलिथ्स आ गए थे, ठीक है। पैलियोलिथिक के बारे में तो हम लोग को पता है कि हंटिंग और गैदरिंग होता था, लेकिन इसमें आपके छोटे छोटे ब्लेड स्टोन टूल्स स्टार्ट हो गए थे। और इसके बारे में हम लोग को सबसे अच्छा कहाँ से पता चलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, आपका आदमगढ़ से। तो ये बेसिकली मामगढ़ नहीं है, आदमगढ़ है। आई एम सॉरी, मुझे भी लगा कि ये क्यों मामगढ़ लिखा हुआ है, तो आदमगढ़ है। और ये कहाँ पे है, आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो और इनफैक्ट भीमबेटका भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 142, द हड़प्पन्स प्रॉब्ली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया. Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present day कर्नाटका. इसमें से कौन कौन से सही हैं आपके, और एक्चुअली में बोला जाए तो कॉपर जैसे खितरी माइंस है, ब्रॉन्ज आपका टीन लाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से, और कोलार माइंस से आपको पता है कि कर्नाटका में कोलार माइंस है जिससे हम लोग को गोल्ड आ जाता है। तो सारे सही हैं। विथ रेफरेंस टू द सिटी ऑफ लोथल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A rectangular basin has been found at Lothal that was said to be the dockyard. Lothal is situated between the Bhogavo and Sabarmati rivers near the Gulf of Kutch in Gujarat. The city of Lothal was mathematically planned. तो इसमें से कौन सा सही है आप ये समझें। तो देखा गया कि आपका जो रेक्टेंगुलर बेसिन एक्चुअली में पाया गया है जिसको कहा जा रहा है कि वो एक डॉकयार्ड हुआ करता था, ठीक है, बंदरगाह हुआ करता था। तो ये आपका फर्स्ट सही है। जहाँ तक लोथल की बात है रिवर्स के बारे में, तो आपका वो सिचुएटेड है बिटवीन आपका भोगावो और साबरमती रिवर्स के बाद, लेकिन वो आपका गल्फ ऑफ कच्छ नहीं, वो गल्फ ऑफ खंबत के पास है, ठीक है, तो खंबत के पास है आपका। और द सिटी जो था वो एक्चुअली मैथमेटिकली प्लान था, क्योंकि ये बहुत इसमें स्टोर हाउस था, इसमें आपका बीड मेकिंग का सेंटर था, डॉकयार्ड वगैरह था, तो बहुत अच्छे से ग्रिड प्लानिंग वगैरह था, आपका प्रॉपर स्ट्रीट्स था, जो कि स्ट्रीट जैसे गलियां हैं ना आपस में 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। तो बहुत डेवलप्ड सिटी कह सकते हैं, लेट हड़प्पन पीरियड का वन ऑफ द इसमें भी आपको झलक दिखती थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। चलिए अब इसमें से आप बता दें कि हिस्टोरिकल प्लेसेस एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ वेल नोन फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस था? कोल्डिहवा और महागढ़ किसके लिए फेमस था? मेहरगढ़ कहाँ था? महागढ़ अलग है, यूपी में है, मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है, एंड गुफराल ये कहाँ है? तो इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा सही आपका मेंशन्ड है। अब ये समझें, सर्कुलर हट्स, क्या कोल्डिहवा और महागढ़ में सर्कुलर हट्स थे विथ क्रूड हैंडमेड पोट्री? जी सही बात है। मेहरगढ़ में द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट, क्या ये नियोलिथिक साइट था? जी मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है। और फिर आपका गुफराल आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कश्मीर में है। और ये नियोलिथिक मैन यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन्स, क्या यहाँ पे स्टोन्स का यूज़ होता था आपका? तो देखिए इसका क्या सिंपल, मैं आपको फिर से इसको समझा देती हूँ कि नियोलिथिक एज का हुआ कब था। तो बेसिकली नियोलिथिक जो था ना 7000 BC में स्टार्ट हुआ था, और हम लोग पैलियोलिथिक क्रॉस कर चुके थे, मेसोलिथिक क्रॉस कर चुके थे। और अगर हम लोग को नियोलिथिक में याद रखना हो तो कोल्डिहवा और महागढ़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी में है आपका, जहाँ पे हमें सर्कुलर मिल जाता है। तो ये तो चलो, यहाँ पे इनफैक्ट राइस का भी एविडेंस मिला है, क्योंकि राइस उतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन मेहरगढ़ और कोल्डिहवा में सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में राइस मिला है। ओके, मेहरगढ़ जो है, अभी इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नियोलिथिक साइट है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जो हाउसेस होते थे वो सन के द्वारा जो सुखाए हुए ईंट होती थी उससे बने होते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमें कॉटन और वीट का भी बात मिला है, ठीक है। अगर आप गुफराल का बात करें तो ये आपके कश्मीर में है, और ये फेमस है पिट ड्वेलिंग्स के लिए, ठीक है, स्टोन टूल्स के लिए। ये इसके लिए फेमस नहीं है कि नियोलिथिक मैन वहाँ पे स्टोन्स का बनाते थे, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी ये आपका फेमस होने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2।
ये इसके लिए फेमस नहीं। 145. In ancient India, the term faience refers to material used to produce seal, the furnace used to make pottery, artificial material used to produce beads या building material। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये जो बीड्स को बनाते थे ना, वो हम लोग को उसको फाइंस कहते थे। तो बेसिकली देखिए, स्टोन और शेल होता है ना जो कि ऑटोमेटिकली मिलता है, नेचुरली मिलता है। फाइंस जो है एक मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि जो आपका क्वार्ट्स जो होता है ना, आपका जो एक है आपका रॉक है, जिससे हम लोग पैलेलिथिक में मतलब ये एक्सेस भी बनाते थे, हम लोग कुल्हाड़ी वगैरह भी बनाते थे, उसको क्या किया जाता था कि उसको पाउडर कर दिया गया, ठीक है, या फिर उस बालू लिया गया और फिर गम में मिला के, मतलब ऐसे करके, ये बेसिकली अगर आप सिंपल समझे तो ये बीड मेकिंग में यूज़ होता था, बीड मेकिंग में यूज़ होता था, आर्टिफिशियल मटेरियल ये था, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द आर्कोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ वन स्केल्टन, जिसमें 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स मिले थे और 1 कोच सेल मिले थे। ब्रह्मगिरी, इनाम गांव, कश्मीर या धोलावीरा। तो ये थोड़ा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर याद रह पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली इसका आंसर आपका है ब्रह्मगिरी, क्योंकि ब्रह्मगिरी है कहाँ? तो ब्रह्मगिरी है आपका कर्नाटका में, एंड यहाँ पे कहा जाता है कि यहीं पे गौतम महर्षि जो थे ना, और इनकी वाइफ जो थी अहिल्या थी, रहा करती थी, ठीक है। और बाद में हमें यहीं पे ऐसा कुछ गोल्ड बीड्स वगैरह मिले। अब तो इसको याद रखना पड़ेगा, इसके बारे में तो कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ। विच ऑफ, अब 147 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज वेरी पुअर। ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन ओनली इंटरनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट। Pictures of ships, boats have been found on seals that throw light on Harappan contacts in far off places. Iran was the trading outpost of Harappans with the other civilization. तो करेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो बेसिकली शिप और बोट का जो है आपका फाउंड किया गया है सील्स पे, जिससे पता चलता है कि हमारे जो हड़प्पन लोग थे वो दूर दूर इलाकों तक जाके ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। 148. Which one of the following ancient town is well known for being exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal work, seal making या wet making? धौलावीरा, चान्होदारो, नागेश्वर या बालाकोट। इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जो कि बीड मेकिंग, सेल कटिंग वगैरह के लिए, मेटल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? और इसका आंसर क्या होगा आपका? तो चान्होदारो होगा। तो बेसिकली चान्होदारो क्या है आपका? ये भी एक IBC का साइट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। इनफैक्ट जो फाइंस हमने अभी देखा कि आर्टिफिशियल मटेरियल था, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। और ये कहाँ पे है चान्होदारो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन प्री हिस्टोरिक एंड एंशिएंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दैट इज येट टू बी deciphered. The Brahmi script is written from right to left, while Kharoshthi script is written from right to left to right. Okay. Greek and Aramaic scripts were used in writing Ashokan inscription in Afghanistan. इसमें से कौन सा सही है? तो आप ये समझे कि इसका क्या हो जाएगा, क्या ये हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसिफर हो गया? नहीं, तो ये तो सही है, अभी तक बचा हुआ है हड़प्पन स्क्रिप्ट, और गवर्नमेंट बहुत इंकरेज कर रही है कि हम लोग को डिसिफर करना सीखना चाहिए, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जहाँ तक बात है, वो क्या राइट से लेफ़्ट लिखते हैं? नहीं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट लेफ़्ट से राइट होता है, खारोस्थी राइट से लेफ़्ट होता है, तो ये गलत है। और ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट्स को यूज़ किया जाता था अशोकन इंस्क्रिप्शन में अफगानिस्तान में, तो ये फर्स्ट और थर्ड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़? फाइन पॉटरी, बाउल्स, ऑर्नामेंट्स या वेपन्स? तो आप ये बताएं कि कहाँ किस किस में हमें मिले हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंस? तो इसका एक्चुअली आंसर है कि तीनों में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हम लोग को मिले हैं आपके अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़ से, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल पॉटरी बॉल्स मिलता था, ऑर्नामेंट्स मिलते थे, टूल्स मिलते थे, तो उससे आपको उस जो कल्चर था उस समय का एक रिफ्लेक्शन होता है कि कैसा है, आपको वो पता चलता है कि कितना प्रॉस्पर। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपका अगर आप हड़प्पन कल्चर ही ले लें, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि कितने लोग ज्वेलरीज बहुत यूज़ करते थे, लोग बीड मेकिंग बहुत यूज़ करते थे, पॉटरी बहुत आपका
अच्छे से बनाए हुआ था, वेल मेड पॉटरी होता था, तो वो सबसे हमें पता चलता है कि उस समय का कैसा क्राफ्ट था। ठीक है, तो उसका आंसर डी हो गया। एंड विद दिस हमने पूरे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। वेल डन, थैंक यू सो मच आप लोग अभी तक अगर बने हुए हैं। एंड मैं बस आपसे थैंक यू फिर से बोलना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।